क्लास 10th का लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल चैप्टर है टुडे। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस जो है ना वो उनका पेयर होगा, मींस टू इक्वेशंस, और उनमें टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स हमारी एक्स और वाई करके लेते हैं हम लोग। हमने अक्सर देखा है 9th स्टैंडर्ड में 5x + 10 = 0। तो ये कोई एक्सप्रेशन थी कि 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 10 या 10 इज एडेड टू 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर। एक्सप्रेस दिस स्टेटमेंट। तो ये हमारा स्टेटमेंट इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता था। इसको हमने इक्वेट किया, ये हमारा इक्वेशन बना। यहाँ पर x की जो पावर है वो 1 है, तो x की पावर 1 होने से ये लीनियर हुआ। और इक्वेशन है तो ये इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। वेरिएबल इसमें केवल 1 है, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये मेरा लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो आपकी ax + b = 0 ये होती है, जहाँ पर a and b आर रियल नंबर्स होते हैं। b को हम कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं। यहाँ पर ये भी 1 वेरिएबल में है। वेरिएबल क्या होता है, ये जो आपका x है यहाँ पर, दिस वन, ये वेरिएबल हो गया। a and b रियल नंबर्स हो गए। यहाँ पर रियल नंबर्स 5 और 10 हो गए, x वेरिएबल हो गया। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हमने 9th स्टैंडर्ड में किया है। और उसका जो सॉल्यूशन की जब बात आती तो इसको सॉल्व करना होता है 5x + 10 = 0, और ये हो जाता है 5x = -10 हो जाएगा। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा आपका -10/5, तो -2 आपका आंसर आएगा। x = -2। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है इसके लिए कि सॉल्व फॉर x 5x + 10 = 0, सॉल्व फॉर x। तो सॉल्व फॉर x का मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय सॉल्विंग दिस। इस तरह से सॉल्यूशन होता है। ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में होता है, और ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। लेकिन हम 10th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, here it will be a pair of linear equation in 2 variables। तो देखिए 2 वेरिएबल्स का मतलब ये हुआ, मैं यहाँ पर पेयर ऑफ दे देता हूँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं हम, तो ये हो जाता है जैसे अगर मैं ax + by + c = 0 की बात करूं, तो यहाँ पर a b c मेरे रियल नंबर्स और x एंड y जो हैं मेरे वेरिएबल्स होते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक लीनियर इक्वेशन की
जो 2 वेरिएबल्स में होता है। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ linear equation in 2 variables. In x and y, these are 2 variables. Standard form of a linear equation, and this linear equation is in 2 variables. In 2 variables. अब देखिए, हम पेयर की बात करते हैं तो पेयर में किस टाइप की इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, मैं इसी को यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी जो है, मुझे पेयर लेना है। पेयर में 2 इक्वेशंस होंगी। तो पहली इक्वेशन लूँगा मैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरे के लिए यहाँ पर a1 b1 c1 है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ b1 a1 b1 c1 है। यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है। ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज अ पेयर। देयर आर 2 लीनियर इक्वेशंस और 2 वेरिएबल्स में है x और y। इनमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, a1 b1 c1 ऊपर, a2 b2 and c2, these are रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स हैं। इनमें c1 c2 जो हैं कांस्टेंट टर्म भी बोले जाते हैं। वी कैन आल्सो से c1 and c2 as constant term। अंडरस्टूड। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारा जिसके साथ वेरिएबल नहीं होती वो कांस्टेंट टर्म होता है। कांस्टेंट टर्म में फिर से एक बार बता दूं, जैसे c1 है, अगर मैं इसके साथ x की पावर 0 ले लूं या कोई और वेरिएबल ले लूं y z की पावर 0 ले लूं, तो किसी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो ये 1 के इक्वल होता है, तो c1 ही रहेगा मेरा, इसलिए इसको कांस्टेंट टर्म बोला जाता है। अब ये जो लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको समझ में आ गई। रियल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, कांस्टेंट टर्म कौन से होते हैं, वेरिएबल्स आपकी x और y हैं। यहाँ पर x एंड y आर 2 वेरिएबल्स हैं। अब देखिए इनको सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इन्हें सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसे तो कई सारे मेथड हैं, बट मैं यहाँ पर आपको पहले कुछ और बताना चाहूँगा। जैसे हमने कोई ये देखा कि सॉल्यूशन जो है, अभी मैं जस्ट आपको उस मेथड को या डायरेक्टली ये नहीं बताऊँगा कि इसको जो इसके इतने सॉल्यूशन होते हैं, इसके इतने सॉल्यूशन, लेकिन अगर हम एक लीनियर इक्वेशन लेते हैं 2 वेरिएबल्स में, तो ऑब्वियस है उसका एक ग्राफ होता है कार्टेशियन प्लेन में। मेरा इस टाइप का ग्राफ बन सकता है। हाँ, मान लीजिए कोई लीनियर इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये इसका ग्राफ हो गया। तो इस हैविंग अ स्ट्रेट ग्राफ, अब मैं ये a1x b1y c1 ले लिया, और दूसरी लीनियर इक्वेशन है जो मेरी a2x
प्लस b2y प्लस c2 गोज़ टू 0, ये दूसरी लीनियर इक्वेशन है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये दोनों लीनियर इक्वेशन का सेम ग्राफ मैंने पॉइंट्स को प्लॉटिंग किया और जो लाइन मिलेगा हमें, इनका जो ग्राफ मिलेगा सेम कार्टेशियन प्लेन में, हमने जब इनको प्लॉटिंग की इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके, तो ये कभी केस ऐसा होता है कि एक दूसरे को कहीं मीट करती है एक पॉइंट पर, जैसे ये और ये लाइन ग्राफ हमारे यहाँ इस पॉइंट पर मीट करते हैं। तो कितने पॉइंट पर मीट कर रहा है? एक पॉइंट पर। तो जब भी हम सॉल्व करते हैं हमें यहाँ पर पता चला कि एक पॉइंट पर मीट कर रहा है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि ये मेरा जो कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पर मैंने एक लीनियर इक्वेशन जो फर्स्ट है मेरा, सपोज करो कि ये इसका ग्राफ बना a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और जो दूसरी लीनियर इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, उसके जब पॉइंट्स निकाले हमने तो उसका ग्राफ भी मेरा यही बना। यानी इसी लाइन ग्राफ पर मेरा दूसरी इक्वेशन जो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ बनता है। तो ये मेरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 बना। इसका मतलब क्या हुआ ये आपको मैं समझा दूं पहले। क्या यहाँ इन दोनों का कोई एक मीटिंग पॉइंट है? यस, दे आर हैविंग वन मीटिंग पॉइंट, या दे मीट एट अ पॉइंट, वो मेरे किसी एक पॉइंट पर मीट करते हैं। इसका मतलब अगर इक्वेशन मीट करती है तो एक चीज़ याद रखना, इनको हम इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दे आर intersecting each other at a point. They are intersecting each other at a point. वन पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो एट अ पॉइंट, तो एक केवल एक ही पॉइंट पर करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज हैविंग अ यूनिक सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं वन सॉल्यूशन ओनली। सो दिस इज ओनली वन सॉल्यूशन, या हम इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। आपको ये टर्म्स बाद में पूछे जाएंगे तो याद रखना। अभी जैसे मैंने बताया, वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, दे मीट एट अ पॉइंट, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ पॉइंट। अब एक वर्ड और पूछा, यहाँ पर बोला जाता है कि ये जो हैं, मैंने यहाँ तक ले लिया इसको, क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, क्या ये कंसिस्टेंट हैं? कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि क्या ये एक दूसरे से मीट करती हैं, या क्या इनका कोई एक कॉमन पॉइंट है या एक से ज़्यादा है, जो भी है, मतलब ये एक दूसरे को मीट करना, कट करना, या कोई सॉल्यूशन जो इसका है वो इसका भी है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप दे आर कंसिस्टेंट, दे आर कंसिस्टेंट। तो यहाँ इनकी कंसिस्टेंसी भी पता चलती है।
जी यहाँ ये 1 पॉइंट पर मीट करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक ही ग्राफ बनता है, यानी जो ये है वो दूसरी है। तो इसका मतलब इसका हर पॉइंट इसके हर पॉइंट का सॉल्यूशन है, यानी इसका हर पॉइंट एक दूसरा जो है, या जितने पॉइंट इसके हैं उतने ही इसके पॉइंट हैं और सेम पॉइंट हैं। सेम का मतलब कि वो जो हैं क्या बोली जाती हैं, तो देखो मैंने क्या बोला, एक अगर पॉइंट पर ये इसको मीट कर रहा है और ये बहुत सारे पॉइंट्स, तो इट हैज़ वन सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखो इसको लिखेंगे दे मीट एट मैनी पॉइंट्स। यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हैं, दे आर हैविंग। अब देखिए अगर एक पॉइंट है तो दिस इज द सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, और यहाँ पर ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन लिखें, दे आर हैविंग infinitely many solutions। इनके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। दे आर हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। जैसे यहाँ यूनिक सॉल्यूशन या ओनली वन सॉल्यूशन, दे आर हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्या ये कंसिस्टेंट हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है कंसिस्टेंट है इसकी तरह, भाई एक पॉइंट पर मीट करे या एक से ज़्यादा पे करे उसको कंसिस्टेंट बोला जाता है। तो दे आर कंसिस्टेंट। तो ये क्लियर हो गया आपका। दे आर मीटिंग एट इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो अभी मैंने आपको बताया, ये एक्चुअली आप अभी से इसको क्लियर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। एक तीसरा केस और है, वो तीसरा केस ये है कि कोई भी लीनियर पेयर दे रखा है, लीनियर इक्वेशंस का पेयर दे रखा है। यहाँ पर जब हमने उनको प्लॉटिंग किया तो एक ग्राफ मेरा ऐसे बना, ये बन गया मेरा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी वाले लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बना मेरा यहाँ पर, ये है मेरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये इसका ग्राफ है। यहाँ पर एक पॉइंट पे मीट करते थे, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट पे मीट करते थे। कहीं ऐसी भी कंडीशन आती है कि वो कहीं भी एक दूसरे को मीट नहीं करते, कहीं भी, नेवर, कभी भी एंड कहीं भी। तो देखिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहता है। तो एक शायद आपको ज्योमेट्री में एक कंसेप्ट याद होगा कि कोई टू पैरेलल लाइंस होती हैं, वो कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करती। तो एक कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन is unique solution, infinitely many solutions and having no solutions, because यहाँ पर जो ग्राफ होता है वो लीनियर इक्वेशन का कैसा ग्राफ होता है, दैट इज़ पैरेलल ग्राफ होता है दोनों का। इसका मतलब जैसे यहाँ पर दे, ऐसा कर लो, दे डोंट meet at any point। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, they don't have any solution। दे, जब वो कहीं मीट नहीं करती तो they don't have any solution, उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। यहाँ पर बोला है बहुत सारे होते तो कंसिस्टेंट है, एक होता है तो कंसिस्टेंट है।
तो कंसिस्टेंट का जो अपोजिट होता है वो होता है इनकंसिस्टेंट, यानी यहाँ पर सॉल्यूशन ही नहीं है, तो इनको क्या बोलते हैं, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी दे आर इन कंसिस्टेंट। एक चीज़ आपको यहाँ पता चला कि कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, वन सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, दे मीट एट वन पॉइंट, मैनी पॉइंट्स एंड नॉट एनी पॉइंट। तो इस तरह से क्या इंटरसेक्टिंग है, इन दोनों में है, इसमें नहीं है। तो तीसरी कंडीशन ये होती है। और गाइज यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं आगे लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लेकर के आपको उनके सॉल्यूशन बताऊंगा, फिर आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे वो कंसिस्टेंट हैं, वन पॉइंट पे कैसे मीट करते हैं, टू पॉइंट्स पे कैसे बोला मैनी पॉइंट्स पे कैसे मीट करती है और किसी पॉइंट पर मीट नहीं करते। तो सर इसकी कंडीशन क्या है, ऐसा कभी केस राइज होता है। तो ऐसा देखिए, इनकी जो कंडीशन है वो सीधा सा जो है, एक केस याद रखिए, आई थिंक ये सारा कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा बहुत आप फर्स्ट टाइम अपना एनसीईआरटी का जो चैप्टर की थ्योरी लिखी होती है, जो चैप्टर के बारे में लिखा होता है, दैट इज़ द हिस्ट्री ऑफ द चैप्टर या थ्योरी ऑफ द चैप्टर, थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन द चैप्टर एंड व्हाट विल बी टीच टू यू इन दैट चैप्टर। क्या सिखाया जाएगा आपको, क्या चैप्टर में कंटेंट है, किस तरह से आप इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक बार आप अगर अपने बेस पे रीड करोगे तो फिर आप किसी भी टीचर का लेक्चर दे सकते हैं, आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बच्चे को जैसे हम सिखाते हैं अ आ इ ई ओ ऊ, उस तरह से ही अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को कर रहे हैं तो आप उसकी थ्योरी, उसकी जो हिस्ट्री दे रखी है चैप्टर की, एक दो पेज में उसको पढ़ा करें। अब देखिए यहाँ तक आप पहुँचे, आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा इतना कंटेंट जो मैंने बताया है। अब एक केस होता है, जैसे मैंने 3 केस बताए थे, एक तो होता है यूनिक सॉल्यूशन, एक तो होता है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और तीसरा होता है नो सॉल्यूशन। अब इनकी कंडीशन क्या होती है, जैसे यही स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, देखिए यहाँ पर A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये जो रियल नंबर्स हैं, इनके बेस पर हम पता करते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन किसका होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस किसके होंगे, या किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इनका नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, वो किस केस में नहीं होगा। तो देखिए कंडीशन आपके आगे यूनिक सॉल्यूशन की होती है कि A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अगर ये केस होता है, इसकी कंडीशन है, कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और आप इजीली x का A1 x का A2, यहाँ पर रियल नंबर्स आप पता कर ही लोगे कंपेयर करके। इफ़ A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 देन इट इज़ हैविंग वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा केस क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो देखिए अगर ये जो तीनों रेशियो हैं A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2, ये तीनों रेशियो जो रियल नंबर्स हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स के जो A1 A2 है, x आपकी वेरिएबल है, A1 बाई A2 B1 बाई B2 एंड C1 बाई C2, if these three ratios are equal then it will have infinitely many solutions. For the third case, यहाँ पर एक कंडीशन है
इफ़ A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। अगर ऐसा केस होता है कि A1 बाई A2 B1 बाई B2 इक्वल हैं, पहले x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं, रियल नंबर्स जो हैं, उनका रेशियो इक्वल है, बट जो कांस्टेंट टर्म वाला C1 बाई C2 है वो न तो इसके इक्वल है और ना ही इसके इक्वल। आप बच्चे बोलते हैं कि सर ये दोनों पहले वाले इक्वल, हाँ ये इक्वल हैं, लेकिन C1 बाई C2 जो है न B1 बाई B2 के इक्वल है न A1 बाई A2 के इक्वल है। उस केस में इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। इसमें वन सॉल्यूशन होता है, ऐसे करके इसका दोनों लाइंस का एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, ये यूनिक सॉल्यूशन आएगा। इस केस में जो ये लाइन का फर्स्ट लाइन का ग्राफ है वही मेरा सेकंड लाइन का ग्राफ होगा दोनों का, और इस केस में फर्स्ट लाइन का ग्राफ के पैरेलल सेकंड लाइन का ग्राफ हो जाएगा। तो नो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन एंड दैट वन इज़ यूनिक सॉल्यूशन, ये कंडीशन आती है। अब देखो एक केस राइज होता है कि यूनिक सॉल्यूशन किस केस में होगा, तो मैं आपको बता दूं, मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लेकर के बताता हूं यूनिक सॉल्यूशन किस केस में होगा। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया x माइनस 2y, ध्यान दीजिए ज़रा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड दैट वन इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, या इसको कोई भी नंबर ले लीजिए, इसका इशू बनता नहीं है, इसको 40 ले लीजिए, इसको 20 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए चाहे, है ना। अब देखिए ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरा सेकंड इक्वेशन है। देखो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करता हूँ, बोले कि सर A1x B1 बाई C1 इज इक्वल टू 0 की स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है, तो उसको बना लो, उसका कोई इशू नहीं बनता। यानी x माइनस 2y, इसको 0 को इधर रख लीजिए, इज इक्वल टू 0, बात कुछ है इसमें नहीं है, और 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, इसको ऐसे रख लीजिए। तो ये फर्स्ट और सेकंड, ये थोड़ा मैनिपुलेशन तो अपने बेस पे आपको करना पड़ेगा। अब देखिए ये जो तीन कंडीशन है, मैं पूछूं कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखा है इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो मैंने आपको बताया कि इसमें इसके A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालिए। तो ये मेरा इक्वेशंस ये हो गया पेयर इनका। अब मैं इसमें A1 देखता हूँ, देखो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ठीक है। ये देखिए तो A1 कितना है इसमें मेरा A1 क्या है, जो x का कोफिशिएंट है 1, A2 यहाँ पर ले लीजिए, A2 कितना है, दिस इज 3, B1 कितना है, तो B1 y का कोफिशिएंट है 2 नेगेटिव, और B2 जो है यहाँ पर y का कोफिशिएंट है 4, C1 कितना है, C1 इज माइनस 0, तो 0 रखिए उसको, और C2 इज व्हाट, दैट इज माइनस 20, तो इसका इशू नहीं बनता। हमें कंडीशन चेक करनी है कि वन सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। तो देखो A1 अपॉन A2 कितना हुआ 1/3, B1 अपॉन B2 क्या हुआ मेरा -2/4, -2/4। तो पहले तो यही देखो, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यही एनालाइज कर लेते हैं कि A1/A2 इज़ 1/3, B1/B2 इज़ दिस वन, तो ये हो जाएगा आपका -1/2। तो मैं रखूँगा A1/A2 B1/B2 चेक करते हैं, तो ये हो गया 1/3 और ये हो गया -1/2। आर दीज इक्वल टू ईच अदर? नो, सो दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। द कंडीशन इज कि दिस इज नॉट इक्वल टू ईच अदर। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/E2। अब इन तीनों में किस को सेटिस्फाई करता है? तो फर्स्ट कंडीशन है
a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या लिखेंगे आप, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, this pair of linear equations has unique solution। इनका वन सॉल्यूशन होगा। इसका देखिए, ये तो कंडीशन डायरेक्टली हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसका एक दूसरा केस है कि यूनिक सॉल्यूशन, ये तो पूछ लिया जाए कि बाय पुटिंग या बाय असेसिंग देयर कोफिशिएंट। केस दूसरा होता है कि ग्राफिकली आप उनको कैसे शो करोगे कि इनका वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो आप क्या करेंगे, ग्राफिकली के लिए एक केस राइज होता है मेरा, मैं आपको बता दूं। ग्राफ जो कार्टेशियन प्लेन होता है उस पर मुझे ग्राफ बनाना होता है। ये आपका कार्टेशियन प्लेन हो गया। यहाँ पर जैसे ये आपकी इक्वेशंस हो गई, x - 2y = 0 था, तो -0 = 0 मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ही ले लेता हूँ। दिस इज़ 3x + 4y - 20 = 0 ले लिया था मैंने, माई फर्स्ट एंड माई सेकेंड इक्वेशन। अब मैं सबसे पहले यहाँ देखता हूँ x और y, इनके फर्स्ट पॉलिनोमियल लेकर के मैं x और y की वैल्यू फाइंड करूँगा। और x और y अब्सिसा और ऑर्डिनेट आपको पता है, ये क्या बन जाता है, पॉइंट बन जाता है। पॉइंट, या इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, या इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो हमें कोऑर्डिनेट या पॉइंट फाइंड करना है। और यहाँ कार्टेशियन प्लेन में चार जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, देयर वी हैव टू प्लेस देम या वी हैव टू प्लॉट देम। तो इनको प्लॉटिंग करनी है। तो पहले फाइंड करेंगे कि x और y की वैल्यू। अब देखिए, ये लिया मैंने x - 2y = 0 है, तो x = मेरा 2y हो गया। अब मैं y की वैल्यू अगर 1 लेता हूँ तो x = कितना हो जाएगा, 2 × 1, तो ये कितना हो जाएगा, मेरा 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। y की वैल्यू अगर मैं -1 लेता हूँ तो x = 2 × -1, इसका मतलब x = -2 हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। अब देखिए, मैंने कोई दो पॉइंट्स फाइंड करे हैं। अब 2, 1 एंड -2 एंड 1, मेरे कितने पॉइंट आ गए यहाँ पर, 2 और 1 आ गया, और एक आ गया -2 एंड -1। जब मैं इनकी प्लॉटिंग करूँगा तो 2 और 1, तो इस तरह से 1 2 1 2 और 1 2 1 2 इस तरह से लेता हूँ मैं। 2 1 आएगा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 1 2, तो 2 और 2 एंड 1 है, तो मेरा यहाँ आ जाएगा ये 2 1। और ये जो है मेरा -2 एंड -1, तो इधर आएगा -2 एंड -1, इट विल बी हियर समवेयर। तो मेरा -2 और -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा एक ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट जब मैं ज्वाइन करूँगा तो ये मेरा ऐसे करके इसका कोई ग्राफ बनेगा। और इसी तरह इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लूँगा मैं, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा 3x + 4y - 20, तो -20 इधर शिफ्ट कर दूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ इसको, 3x = 20 पॉजिटिव -4y, और 3 नीचे आ जाएगा। अब इस तरह से मैं y की वैल्यू कोई असेस करूँगा, इसको थोड़ा और साफ लिख लेते हैं। तो ये x = 20 - 4y/3 आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर y की कोई वैल्यू लेते हैं हम लोग। अगर y की वैल्यू, ये यहाँ पर इस तरह से असेस कीजिए x और y की वैल्यू, कि वो आपकी द वैल्यू ऑफ x एंड y शुड बी व्हाट, क्या,
ये आपकी इंटीग्रल वैल्यू आ जाए या इंटीजर्स में आ जाए तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि इंटीजर्स में जो वैल्यू आएगी वो यहाँ ईजिली प्लेसिंग हो जाएगी, प्लॉटिंग हो जाएगी एक्स वाई की वैल्यू जो है, और हम आराम से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यहाँ पर y की वैल्यू देखो 1 लेते हैं तो 1 4 जा 4, तो 20 माइनस 4 इज 16/3, तो 16/3 जो आएगा वो मेरा मिक्स फ्रैक्शन आएगा, नहीं लूँगा। अगर 2 लेते हैं तो 2 4 जा 8, इट विल बी वाट, तो y की वैल्यू अगर मैंने 2 ली तो x इज इक्वल टू 20, 2 4 जा 8 हो जाएगा बाई 3, तो ये हो जाएगा 12/3 और 3 4 जा तो 4 इसकी वैल्यू आ गई। इस तरह से हमारा एक पॉइंट और निकाल लीजिए। तो दूसरे केस में अगर मैं y की वैल्यू जैसे मैंने 2 ली है तो इसको मैं 3 लेता हूँ, 3 4 जा 12, 8 आ जाएगा, 4 4 जा 16 आ जाएगा, 4 आए 4/3 भी नहीं आएगा। अगर मैं 5 लेता हूँ, देखिए ऐसा भी कर सकता हूँ मैं, 20 माइनस और इसकी वैल्यू 5 ले ली मैंने, तो 5 4 जा 20/3, इट गोज़ टू 0/3 गोज़ टू 0, तो ये मेरी 0 आ जाएगी यहाँ पर वैल्यू। तो ये 4 2 मेरा कहीं यहाँ होगा आगे चल के, ठीक है, और ये 0 और 5 इसके पॉइंट होंगे, 0 यहाँ होगा, 5 कहीं ऊपर होगा। तो इस तरह से मेरा ये ऐसे मान लीजिए, इस तरह से कहीं मेरा ये ग्राफ बनेगा सेकंड इक्वेशन का, और यहाँ कहीं ये इसको मीट करेगा। तो यूनिक सॉल्यूशन ग्राफिकली हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। बस आपको याद रखना है, ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, तो यू हैव टू फर्स्ट फाइंड दीज पॉइंट्स। किसी पहली इक्वेशन को लेकर के उसके कम से कम 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने पॉइंट्स फाइंड करते हैं। तो कम से कम 2 पॉइंट निकालेंगे और उन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से लेकर के उनकी प्लॉटिंग करेंगे और दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक ग्राफ मिलेगा आपको। फिर दूसरी इक्वेशन लेंगे आप, लीनियर इक्वेशन, उसमें x और y जो है इंटीग्रल वैल्यू निकालेंगे और उनके पॉइंट बन जाएंगे। जैसे इसका 4 और 2 बन गया और दूसरा पॉइंट बना है आपका 0 और 5, तो इनकी प्लॉटिंग करेंगे और वो इस तरह से आपके बन जाएंगे। और जहाँ ये मान लीजिए कि ये L1 है मेरा, सॉरी ये L1 था और ये L2 है, लाइन ग्राफ, ये पहली इक्वेशन का दूसरी इक्वेशन का लाइन ग्राफ है। ये जहाँ दोनों एक दूसरे को मीट करते हैं और 100% अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये केस एक तो डायरेक्टली हम लोग देख लेते हैं, एक बाई प्लॉटिंग है ना देयर ग्राफ, तो उनके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, प्लॉटिंग करेंगे, ग्राफिकली भी वो एक पॉइंट पर ही मीट करेंगे। ऐसा नहीं है कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग उनका एक पॉइंट सॉल्यूशन आ रहा है, देयर इज वन सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अगर ये मीट करते हैं तो ये जो कार्टेशियन प्लेन में हम इसको असेस कर सकते हैं, ये पॉइंट जो है क्या होगा। तो देखिए ये पॉइंट मैं आपको इसको यूज़ करके बता देता हूँ, या डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं कि किस तरह से हम निकालेंगे। तो कार्टेशियन प्लेन में सपोज़ कर लो कि ये नीचे से इनके जो पॉइंट्स हैं, अगर मैं 1 और 2 लेकर के करूं या जैसे भी कहीं एक दूसरे को ये मीट करते हैं, तो उसका कार्टेशियन प्लेन में कोई एक पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक 2 गया और यहाँ से यहाँ तक 3 गया, तो ये मेरा 2 और 3, इसका मतलब हो गया 2 और 3, इट विल बी सॉल्यूशन। तो इस तरह से इस पॉइंट पर ये हम असेसमेंट कर लेंगे कि x एक्सिस की तरफ कितना जा रहा है और y एक्सिस की तरफ कितना जा रहा है, इसकी लोकेशन, और इसके जो x और y अब्सिसा और ऑर्डिनेट जो होंगे वो इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे वाला केस होता है कि यूनिक सॉल्यूशन तो मैंने बता दिया, मैं आपको एक एग्जांपल लूँगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, और ये देखते हैं हम कि क्या उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा या मैनी सॉल्यूशन होंगे या आपके
नो सॉल्यूशन होंगे। तो हम आगे जैसे 2x प्लस 3y प्लस इज इक्वल टू 9 ले लीजिए। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसका 4x प्लस, देखो मैं आपको यहाँ पर एक कंडीशन और बता दूँ कि ये जो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का केस जो था, जैसे मैंने लिया था ना कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये कंडीशन होती है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए ऐसा केस कब होता है? अब याद रखो a1 बाई a2, तो देखो ये जो हाफ आ गया, अगर मैं कोई जो इक्वेशन ली है मैंने, आप अपनी तरफ से ही बना सकते हो। कोई एक इक्वेशन ले ली मैंने 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अब मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ या 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ या 4 से, किसी एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ इस पूरी इक्वेशन को। तो जैसे मैंने 4 से कर दिया तो 4 टू ज़ा 4x, 4 टू ज़ा या 2 से करा तो 2 टू ज़ा और 4 टू ज़ा 8x आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12y आ जाएगा और 4 9 ज़ा 36। ये मेरा सेकंड इक्वेशन बन गया, याद रखना। तो यहाँ पर ये वाला अपने आप ही अपने तरफ से एग्जांपल देना है तो मैं ऐसे सिखा सकता हूँ बच्चे को, या आपको कोई पूछता है या आप अपने आप असेस कर सकते हैं इसको। तो ये मेरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब ये देखना है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इसके, तो कंडीशन क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? तो देखिए a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2, हम ये तीनों रेशियो चेक करते हैं दोनों के। तो x इसमें a1 है 2, तो दिस इज़ 2 बाई 8 और ये हो जाएगा b1 बाई b2 3 बाई 12 और ये c1 बाई c2 हो जाएगा। देखिए बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि सर ये a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0 के राइट साइड 0 होनी चाहिए। तो बात तो एक ही है बेटे कि अगर मैं 9 को लेफ़्ट में लूँ तो -9 और इसको लूँ तो -36। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आप ले लीजिए इनको नेगेटिव कर लो दोनों को, इज इक्वल टू 0 0 कर लो। तो ये फर्स्ट और सेकंड हो गए मेरे, हो गए ना दोनों इक्वेशन। तो c1 बाई c2 में आपका -9 बाई -36, तो इनकी वैल्यू देखता हूँ, ये आ जाएगा मेरा 1/4। ये भी मेरा 3 बाई 12 1/4 आ जाएगा और ये भी मेरा माइनस माइनस कैंसिल होकर के 9 बाई 36 है तो 1/4 आ जाएगा। इसका मतलब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ये सब के सब मेरे इक्वल रेशियो आए और ये इसको सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब ये जो लीनियर पेयर दे रखा है, सॉरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखा है, ये सेकंड एग्जांपल है मेरा, फर्स्ट मैंने पीछे बता ही दिया था। इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे और इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह का बनेगा कि एक ये लाइन जो है ग्राफ, मान लीजिए कि a1x प्लस b1 y का, और यहाँ पर जो हो गया आपका 2x प्लस 3y -9 इज इक्वल टू 0 का है। और यही लाइन ग्राफ मेरा दूसरा 8x प्लस 12y -36 इज इक्वल टू 0। ये दोनों लीनियर इक्वेशंस का एक ही ग्राफ होगा। इसका मतलब इसके हर पॉइंट जो है एक दूसरे का सॉल्यूशन होगा। ये सब पॉइंट जो है ना, जो ऊपर वाले का सॉल्यूशन है वो नीचे वाले है ना, यानी फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन इज द इक्वेशन ऑफ सेकंड सॉल्यूशन, या ईच सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट equation will be equal to the solution of the will be equal to each solution of the second equation, ऐसा हो जाएगा। तो ये कंडीशन आप डायरेक्ट फाइंड करने के लिए होता है मेरा। इनको पूछा जाता है कि क्या ये सिस्टम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पर ये भी पूछा जाता है, इज
this pair is this pair of linear equation consistent तो ऑब्वियस ये कई सारे पॉइंट पर मीट कर रही हैं, इसका इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स पर। तो यहाँ पर जब आपका आंसर होगा यस दिस इज़ कंसिस्टेंट, यस दिस इज़ कंसिस्टेंट। एक चीज़ और होती है कि इनका जो एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होती है तो उसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर बोल दें दे आर कॉन्साइड। दे आर कॉन्साइड का मतलब होता है वो एक दूसरे के ऊपर, या दे ईच ओवरलैप द अदर, यानी या वन ओवरलैप्स द अदर ग्राफ या अदर इक्वेशन, ऐसा बोल दिया जाता है। तो दिस इज़ कंसिस्टेंट, दे आर कॉन्साइड या दे आर कॉन्सिडेंट, दे आर हैविंग इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये सेकंड केस है आपका, और इनके ग्राफ इस तरह से बनेंगे। ग्राफिकली सॉल्व करने का मेथड आपको पता ही है कि आप जो है 2x + 3y - 9 = 0 लिया, और याद रखना मुझे x और y इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कभी कभी टीचर बोलते हैं कि y = mx + c फॉर्म में आप इसको अरेंज कर लीजिए। बात उसकी नहीं है, बात ये है कि आप x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जो आपको कंफर्टेबल लगता है, चाहे ऐसे कर लो 3y = 9 - 2x ले लो, और y = आपका 3 यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगर मैं इसकी वैल्यू 1 लेता हूँ x की, तो 1 × 2 = 2, 9 - 2 7/3, तो आपकी फ्रैक्शनल फॉर्म आएगी। और मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रल वैल्यू चाहिए मुझे, तो मैं इसको 2 लेता हूँ, तो 2 × 2 = 4, 5/3 आएगा। 3 लेता हूँ, तो अगर x की वैल्यू 3 ले ली मैंने, तो ये हो जाएगा 9 - 3 × 2 = 6, 6/3, तो 3/3 = 1 आ जाएगा। एक ये आ गया मेरा, देखिए मेरा 3, 1 एक कोऑर्डिनेट या एक पॉइंट आ गया प्लॉटिंग करने के लिए कार्टेशियन प्लेन में। इसी तरह से दूसरा पॉइंट में कैसे निकालूंगा, अगर मैं इसकी वैल्यू 0 ले लूँ, x की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 9 - 2 × 0 इज दिस होल इज 0/3, तो दिस इज़ 9/3 इज 3, तो ये मेरा 3 आ गया। इसका मतलब 0 और 3 दूसरा पॉइंट आ गया। तो कोई दो पॉइंट को अगर हम जॉइन कर दें और फिर आगे, जैसे ये 2 पॉइंट हैं, इनको जॉइन किया और फिर फर्दर इनको हमने एक्सटेंड कर दिया, तो एक लाइन ग्राफ मिलेगा मुझे। तो इस इक्वेशन का लाइन ग्राफ 2 पॉइंट ज़रूरी हैं, कम से कम 2 पॉइंट ज़रूरी हैं, 4-5 पॉइंट आप निकालो। 2 पॉइंट निकाले आपने और उसको लेफ़्ट राइट यानी या दोनों एंड से उसको एक्सटेंड कर दिया लाइन को, ठीक है। अब इसी तरह से हम इसके भी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर एक केस, अक्सर आप इस चीज़ को पहले एनालाइज कर लीजिए कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 हमारे एक जैसे आते हैं, रेशियो 1/4 जो भी हैं। तो जो इसके कोऑर्डिनेट्स आए हैं वही हमारे दूसरी इक्वेशन के भी कोऑर्डिनेट होंगे। देख लीजिए उनको यहाँ पर, जैसे मेरा 8x + 12y - 36 = 0, तो मैं 12y = 36 - 8x बाई यहाँ से 12 इधर ले लीजिए। तो बात मैं करता हूँ कि ये जो इक्वेशन है, मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूँ पहले ही, तो 2x + 3y - 9 = 0, तो यही तो है ना, 2x + 3y - 9 = 0। तो ये इसके जो सॉल्यूशन होंगे और इसके जो सॉल्यूशन होंगे दोनों इक्वल होंगे। इंटीग्रल वैल्यू कैसे निकालनी होती है वो आप निकालना सीख ही गए हैं, ठीक है। और एक बात और बता दूं,
जब भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, इन द केस व्हेन देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो ऐसी जो इक्वेशंस होती हैं तो वो इक्वेशंस कैसी होती हैं? इक्वेशंस आर कैसी होती हैं? आपने देखा है ना कि 2/4 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, 9 2 जा 18 और 9 4 जा 36, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्लास थर्ड वगैरह में। तो सीधी सी बात है, ये आपकी इक्विवेलेंट, दीज आर इक्विवेलेंट इक्वेशंस होती हैं। इक्वेशंस आर इक्विवेलेंट। तो याद रखना कि अगर इक्वेशंस इक्विवेलेंट हैं, यानी एक इक्वेशन को किसी पार्टिकुलर नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड कर दें तो दूसरी इक्वेशन जो बनती है वो हमारी इक्विवेलेंट टू दैट वन हो जाती है, और उनके ग्राफ जो होते हैं कोइंसिडेंट होते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, और उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। चाहे आप ग्राफिकली करो या आप इस कंडीशन के अकॉर्डिंग करो इनको, यू विल गेट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है। अब एक थर्ड केस आता है कि इक्वेशन दे रखी हैं आपको, क्या इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, या कोई सॉल्यूशन नहीं होता? तो वो केस क्या है? कोई सॉल्यूशन नहीं होता। थर्ड टाइप की जो मेरा पेयर ऑफ इक्वेशन है इसका, अब जैसे एक केस बनता है मेरा थर्ड वाला कि कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, और यहाँ पर एक बहुत अच्छी कंडीशन है, बस आपको ये याद रखना है कि a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2। ये जानते हो, ये पैरेलल का केस होता है। कैसा होता है? जब इक्वेशन का ग्राफ एक दूसरे के इस तरह से पैरेलल होता है। तो मैंने कोई इक्वेशन ले ली x + 2y इज इक्वल टू 4 ले लो, और मुझे पता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2, तो अपॉन 3 कर लो, तो इसको 3x ले लो, और ये भी इक्वल कर लीजिए तो 3x हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6y हो जाएगा, और इसको मैं 15 कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट और सेकंड हो गया। अब मैं यहाँ पर a1/a2 देखता हूँ, तो a1/a2 होता है मेरा, इसका 1 आ जाएगा ऊपर कोफिशिएंट, और इस x का आ जाएगा 3। ठीक है। और b1/b2 मेरा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा y का कोफिशिएंट है 2, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट है 6। तो ये मेरा सिंप्लीफाई करूँगा तो 2 1 जा 2 3 जा 1/3। तो देखो ये a1/a2 1/3, b1/b2 1/3 आ गया मेरा। चेक करते हैं आगे। देखिए, अगर दो रेशियो इक्वल होते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि a1 तीनों के तीनों रेशियो इक्वल हों, तो c1/c2 को रखते हैं। अब यहाँ पर फिर कन्फ्यूज़न होता है कि सर देखो उसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसको लोगे तो ये नेगेटिव जाएगा, ये भी नेगेटिव जाएगा, तो सीधी सी बात है, इसको c1/c2 को मैं 4/15 रख देता हूँ। ठीक है। या इसको लेफ़्ट लेकर -4/-15, बात तो वहीं पहुँचनी है। तो c1/c2 मेरा 4/15 है। तो यहाँ पर ये देखो कि 1/3 इज इक्वल टू 1/3 बट नॉट इक्वल टू 4/15। तो कंडीशन इज a1/a2 इज इक्वल टू, ये किसको फॉलो सेटिस्फाई करता है? b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आई टोल्ड यू कि ये जो कंडीशन है वो अगर होती है तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसमें क्या होगा? इट विल हैव नो सॉल्यूशन। इसमें इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, और इनके जो ग्राफ होंगे लाइंस के वो आपके
पैरेलल हो जाएंगे। ये पैरेलल हो जाएंगे तो किसी पॉइंट पर वो एक दूसरे के साथ मीट नहीं करते। ग्राफिकली सॉल्व करने का यहाँ पर x + 2y = 4, तो इसको ले लीजिए x = 4 - 2y ले लीजिए। अब x और y की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे और कम से कम 2 वैल्यू निकाल लीजिए इसमें। अगर मैं y को 1 रखता हूँ तो x = हो जाएगा 4 - 1 = 2, तो इट बिकम्स 2। y को अगर मैं 2 रखता हूँ तो x = 4 - 2 = 4 = 0, तो ऐसे आ जाएगा। ये मेरा 2 1 एंड 0 2 दो मेरे कोऑर्डिनेट आ गए, 0 2 एंड 2 1, आगे पीछे कर लो इनको। इसी तरह से 3x + 6y = 15 ले लो और यहाँ पर उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। ऐसे ही इंटीग्रल वैल्यू ले आएंगे, जो आएगा उनको कार्टेशियन प्लेन में प्लॉटिंग करेंगे, उनके ग्राफ ड्रॉ करेंगे और वो ग्राफ आपके कुछ इस टाइप के बनेंगे। ये आपका कार्टेशियन प्लेन हो गया, ये बन गया। तो दूसरा या तो यहाँ आ जाएगा, या अगर यहाँ नहीं आता तो यहाँ आ जाएगा, यानी इक्वल डिस्टेंस पे हो जाएंगे। मेरा L1 का ये हो गया, L2 ये हो गया, एक दूसरे को कभी भी मीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन जो है आप समझ लीजिए, ये कंडीशन होती है कार्टेशियन प्लेन में प्लॉटिंग करने के बाद कोऑर्डिनेट्स या इन पॉइंट्स की आपको इस तरह के पैरेलल ग्राफ मिलेंगे। इट मीन्स दे हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर जो मैंने आपको ग्राफिकली और जो कंडीशंस के अकॉर्डिंग अब बात पूछी जाती है कि क्या ये कंसिस्टेंट होता है, जब मीट ही नहीं कर रहा तो नॉट कंसिस्टेंट, नॉट कंसिस्टेंट होता है, यानी मिलता नहीं है, कहीं भी सॉल्यूशन नहीं होता। ग्राफ कैसा होता है, पैरेलल, कैसा होता है, पैरेलल होता है। ये मेरा आज का कंसेप्ट है और आई थिंक इसकी स्टार्टिंग आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। इसके बाद हमारा कंडीशन जो आएगा वो नेक्स्ट लेक्चर में मेरा होगा। थैंक यू।